अच्छा बच्चे, आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले इसको फर्स्ट सेल में देखा गया था। किस चीज़ में? फर्स्ट सेल में। और देखा किसने था? इसको देखा था 1869 में एफ मिशर ने। कब देखा था? 1869 में। तो इसको क्या नाम दिया? इसको नाम दिया न्यूक्लिक एसिड का। अब न्यूक्लिक एसिड का नाम इसको क्यों दिया गया? नंबर वन, नाम दे दिया सर जी। हाँ, नंबर वन कुछ वजह थी जिसकी वजह से इसको न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया। नंबर वन कि ये कहाँ पे पाया गया? न्यूक्लियस के अंदर। और नंबर टू, जो इसकी नेचर थी वो क्या थी? एसिडिक थी। तो इस वजह से इसको क्या नाम दिया गया? न्यूक्लिक एसिड। नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लिक का मतलब है न्यूक्लियस में, और एसिड का मतलब नेचर क्या थी? एसिडिक थी। इसलिए ये दो चीज़ें देखते हुए इसको क्या नाम दे दिया है? न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया। हम न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और दूसरा आरएनए आता है। अब डीएनए क्या है? डीएनए क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल है मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लेनेट। समझ आइए इस बात की? मैंने क्या कहा है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल है मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लेनेट। मैंने ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं लिखा। क्या वजह है? नहीं होगा। मैंने सब लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं लिखा, मैंने लिखा मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। जेनेटिक मटेरियल्स में अगर मैं जेनेटिक मटेरियल की बात करूं, जेनेटिक मटेरियल में क्या आता है? जीन्स आती हैं। अब जीन्स के पास क्या होते हैं? करैक्टर्स होते हैं। करैक्टर्स कौन से होते हैं? ये वो करैक्टर होते हैं जो पेरेंट्स से किस चीज़ में आते हैं? ऑफस्प्रिंग में, बच्चों में आते हैं। यहाँ पे मैं रीज़न बता रहा हूँ। मैंने बात किया कि मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो डीएनए होगा, लेकिन कुछ का जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा? आरएनए। एग्जाम्पल क्या होगी इसकी? वायरस होती है ना, डीएनए वायरस है या ये आरएनए वायरस है? हम बात कर रहे होते हैं ना, आरएनए वायरस होगा। हाँ, जिसका डीएनए नहीं होगा तो वो उसका कौन सा वायरस होगा? वो आरएनए वायरस। जब जो आरएनए वायरस होगा क्या उसके पास डीएनए हो सकता है? नहीं, डीएनए होगा। तो इसलिए मैंने बात की जो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? डीएनए होगा। कुछ का आरएनए होगा, जैसे फॉर एग्जांपल वायरस। अब डीएनए का क्या मतलब है और आरएनए का यहाँ पे क्या मतलब है? हम बात कर लेते हैं डीएनए और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए बेसिकली है क्या? ये है पॉलीमर। पॉलीमर कौन सा होता है? जो कि किस चीज़ से मिलकर बना होता है? मोनोमर से। यहाँ पे जो मोनोमर है, यहाँ पे जो मोनोमर लेंगे हम, मोनोमर क्या लेंगे? वो मोनोमर जो है बच्चे वो है न्यूक्लियोटाइड।
अब न्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स मिलके बनाते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। अब डीएनए खुद क्या है? डीएनए खुद पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। बात समझ आई है? यहां तक बात समझ आई है? डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। किस चीज से मिलके बना हुआ है? पॉली खुद क्या है? खुद एक पॉलीमर है। अब पॉलीमर क्या होता है? जो मोनोमर से मिलके बना होता है। मोनोमर क्या होते हैं? मोनोमर सिंपल यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं? सिंपल यूनिट्स होते हैं। जो इसका मोनोमर है वो कौन सा होगा? न्यूक्लियोटाइड्स। अब बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स मिलके आपस में क्या बना देंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। जैसे हमने देखा ना कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था, शुगर है, शुगर मिलके कार्बोहाइड्रेट्स की लॉन्ग चेन बना रही है। फिर हमने उसमें पढ़ा था, प्रोटीन में पढ़ा था, अमाइनो एसिड्स मिलके पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं। इधर न्यूक्लियोटाइड्स मिलके पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बना रहे होंगे। समझ आई बात की? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोटाइड्स की। न्यूक्लियोटाइड्स किसे कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स की अगर मैं बात करूं, ये तो 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। तीन चीजें कौन कौन सी हो सकती है? अच्छा, न्यूक्लियोटाइड्स अब देखो 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 नाइट्रोजनस बेस, राइबोस या फिर पेंटोज शुगर, या फिर तीसरी चीज़ मैं लिख लेता हूँ फॉस्फोरिक। अब देखो मैं इन 2 चीज़ों को मिला देता हूँ, नाइट्रोजनस बेस को और पेंटोज शुगर को। ये दोनों चीज़ें मिलके क्या बना देगी? ये दोनों चीज़ों मिलकर बना देगी न्यूक्लियोसाइड। ये डेफिनेशन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ोगे। अगर मैं इन तीनों चीज़ों को मिला दूं, ये इन तीनों चीज़ों को, ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बना देंगी? न्यूक्लियोटाइड। समझ आई ये बात की? अगर ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं तो हम इसको न्यूक्लियोसाइड का नाम दे देंगे। अगर तीनों चीज़ों इकट्ठी हैं तो हम इसको क्या नाम दे देंगे? न्यूक्लियोटाइड का नाम दे देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? पहले न्यूक्लियोसाइड बना लेते हैं, फिर हम न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। सबसे पहले तो अब बात कर लेते हैं ना पेंटोज शुगर की। जो पेंटोज शुगर होगी कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन होंगे। चले यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर रिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ओ लिख दो यहाँ पे, एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, तीसरा ये, और चौथा ये, और 5वां ये। बीटा का क्या मतलब है? जो OH है कहाँ पे होगा? ऊपर वाली साइड पे या नीचे? बीटा कन्फिग्रेशन में OH ऊपर वाली साइड पे और हाइड्रोजन नीचे वाली साइड पे। वैसे इसका वैसे स्ट्रक्चर देखा जाए ना, ओपन चेन में सारे OH नीचे हैं, हम नीचे लगाएंगे, लेकिन बीटा कन्फिग्रेशन में OH कहाँ पे चला गया? ऊपर चला गया। हम बात कर रहे हैं बच्चे डीऑक्सी की, डीऑक्सी की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन गैप करनी है हमने। डीऑक्सी का मतलब क्या है? डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबो के ऑक्सीजन नहीं लगानी है एक पे, तो डीऑक्सी करना है। राइबो का मतलब है उस पर ऑक्सीजन होगी। यही मैं पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऑक्सीजन मैंने क्यों नहीं लिखा, डीऑक्सीराइबो। लेकिन उसमें क्या होगा? आरएनए में राइबो न्यूक्लिक एसिड उसमें होगी, लेकिन इसमें नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे नीचे आप OH लगाओगे, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे आप लिख दो CH, यहाँ पे आप लिख दो OH। समझ आइए बात की? अब मैंने ऑक्सीजन लगाई नहीं है। अगर मैं ऑक्सीजन यहाँ पे लगा देता फिर तो ऑक्सीराइबो बन जाता ना। मैंने तो डीऑक्सी बनाना है, ये डीऑक्सी बन गया। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ से बचे OH को हटा के, यहाँ से OH को हटा के मैं क्या लगा दूँगा? यहाँ पे मैं OH को हटा के हम क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड।
यहाँ पे मैं क्या लगा दूँगा, बेस। वो बेस एडेनिन भी हो सकती है, थाइमीन भी हो सकती है, गवानीन भी हो सकती है, साइटोसिन भी हो सकती है। बेस प्लस पेंटो शुगर, तो ये क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। और हमने बनाना क्या है, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, साथ क्या अटैच करेंगे, फास्फोरिक एसिड। क्या फार्मूला फास्फोरिक एसिड का, H3PO4, बीच में P लगा लो, ठीक है। यहाँ पे आप OH लगा लो, PO4 है ना, यहाँ पे पहले O पूरे कर लो, यहाँ पे भी O लगा लो, H3, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3, एक हाइड्रोजन इधर लगा लो, एक इधर, एक ये 3 हाइड्रोजन पूरे हो गए। ऑक्सीजन का एक बाण कम है तो डबल कर दो। इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को मैंने क्या कहा था, क्या नाम देंगे हम, ईस्टर बॉन्ड। मैंने इवन बताया भी था आपको अलग से, मैंने कहा था ये याद करना, शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के बारे में। अब ये क्या है, एसिड, ये क्या है, बेस। एसिड, और ये OH क्या है, अल्कोहल। हमने पीछे लिपिड में पढ़ा है एसिड और अल्कोहल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे एस्टर बॉन्ड कहते हैं। उस बॉन्ड को क्या नाम देते हैं, एस्टर बॉन्ड का नाम देते हैं। यहाँ से इसने OH देना है और इसने हाइड्रोजन देना है, तो डायरेक्ट ऑक्सीजन का किसके साथ बॉन्ड बना, फास्फोरस के साथ। तो ये बॉन्ड कौन सा हो गया बच्चे, ये जो ये बॉन्ड हो गया ना, ये एस्टर बॉन्ड हो गया। एस्टर कौन से एसिड के साथ बनाया है, फास्फोरस के साथ। तो अब बॉन्ड का नाम हो क्या जाएगा, फास्फो एस्टर बॉन्ड। समझ आइए बात की, अब क्लियर हुआ ये। अब न्यूक्लियोटाइड क्लियर हुआ या अभी भी रहता है कुछ, इसको हम नाम पूरे को क्या नाम दे देंगे, न्यूक्लियोटाइड। मैं नंबरिंग दे देता हूँ, 1 2 3 4, ये 5। कौन से पे बॉन्ड बना है, 5 एंड पे। नीचे फ्री कौन सा है, 3 एंड फ्री है। तो हम DNA के न्यूक्लियोटाइड्स बनाने लगे हैं। किस तरह से बनाएंगे, बेसिस कितनी है, 4 बेसिस होंगे DNA में, ATGC। ATGC, A ने T के साथ बॉन्ड करना है, G ने C के साथ, ये याद रखना है ATGC। एडेनिन ने थाइमीन के साथ, गवानीन ने साइटोसिन के साथ, ये बेस कोई भी लगा। बच्चे ये मैंने ना न्यूक्लियोटाइड का लिखा हुआ है, लेकिन ATP का आपने देखा होगा, आपकी बुक में ATP के बारे में बताया हुआ है। ATP के साथ 2 फास्फोरिक एसिड और लगा दो। एक लगाया हो मैंने, ये 2 आगे और लग जाएंगे। जब एक टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, दूसरा टूटता है फिर वो ATP टूटता है तो ADP बनता है, ADP टूटता है तो AMP बनता है। ट्राईफॉस्फेट होंगे, ट्राईफॉस्फेट ब्रेक होगा तो डाई का मतलब 2 बच जाएंगे, डाई ब्रेक हो जाएगा तो मोनो तो ब्रेक हो ही नहीं सकता, मोनो तो ब्रेक ATP में हो ही नहीं सकता, वो रिसाइकल होते रहते हैं। आपकी बुक में देखना 3 लगाए होंगे, मैंने जस्ट यहाँ तक लिखा है। वो तो सिंपल शुगर बात है सारी तो। अच्छा, ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम क्या नाम दे देंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। न्यूक्लियोटाइड पूरा क्लियर है। चल अब हम चेन बना लेते हैं। बच्चे ये चीज़ समझना, अगर आपने DNA का स्ट्रक्चर समझना तो ये चीज़ आपने देखनी है। बच्चे ये बात आप समझने की है जो मैं आप पढ़ाना चाह रहा हूँ। अब न्यूक्लियोटाइड बनाते जाओ। न्यूक्लियोटाइड में मैं इतने बड़े नहीं बनाऊंगा क्योंकि हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट बेस लगा रहा हूँ, ये क्या है, ये डायरेक्ट बेस लगा रहा हूँ, ये B लिख रहा हूँ बेस की जगह। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CH2। मैं डायरेक्ट ही बॉन्डिंग करवा रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट ही बॉन्डिंग करवा रहा हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा O,
यहाँ पे क्या आ जाएगा P, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ क्या आ जाएगा O। ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। मैं इसके नीचे दूसरा न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूँ। यार जगह नहीं है इसलिए मैं और छोटा कर रहा हूँ इसको। बेस लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, ये मैंने इसके साथ हाइड्रोजन डीऑक्सी करेंगे तो हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, ठीक है बच्चे। ये OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 डायरेक्ट में ऑक्सीजन, यहाँ पे P OH, यहाँ पे OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ O। मैं फिर एक और लिख रहा हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन, बस 3 ही करेंगे, ज़्यादा की जगह भी नहीं है। ये बेस लग गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये OH, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे क्या लग जाएगा O, यहाँ पे क्या P, यहाँ पे क्या लग जाएगा OH, यहाँ पे क्या लग जाएगा OH, और यहाँ पे क्या लग जाएगा। कितने न्यूक्लियोटाइड्स बनाए हैं? 3। अब मैं नंबर दे देता हूँ बल्कि यहाँ पे ना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ये नंबरिंग हो गया। एस्टर बॉन्ड बनाओ, ये इस तरह रिमूव होगा, मैंने गलत किया। ओ बच्चे, ग्लाइकोसाइड कैसे बन जाएगा? डायरेक्ट P के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड कर रहा है, तो कौन सा एस्टर बॉन्ड बना या नहीं बना? इधर एस्टर बॉन्ड। एक न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने के लिए कितने बॉन्ड बने हैं? 2 एस्टर बॉन्ड बने हैं, तो क्या नाम दे देंगे? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना या नहीं बन गया? कौन से एंड पे फास्फोरस लगा हुआ है? CH2 वाले हैं 5 पे। यस सर, 5 वाले हैं। नीचे कौन से पे अटैच है? 3 पे। अब देखो इधर से OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, डायरेक्ट बॉन्ड। हम क्यों कहते हैं 5 प्राइम? DNA हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है? ये देखो बच्चे, 2 न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ेंगे तो कितने एस्टर बॉन्ड होंगे? 2 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसका भी तो नीचे वाला होगा ना, वो मैंने नहीं लिखा, मैं जस्ट समझाने के लिए 3 लिख रहा हूँ। न्यूक्लियोटाइड जो 2 आपस में जुड़े हैं तो कितने एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं? 2 एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, तो इस वजह से हम उसको क्या नाम देते हैं? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का नाम। देखो, एक एस्टर बॉन्ड ये हो गया और दूसरा ये हो गया, और कौन से एसिड के दरमियान हुआ? फास्फोरिक एसिड के दरमियान। इस वजह से फास्फोडाई का मतलब 2 एस्टर बॉन्ड। अब समझ आइए बात की। हम DNA को 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड क्यों कहते हैं? इसका 5 प्राइम एंड फ्री है। यस सर। क्यों फ्री है? क्योंकि ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड आके अटैच हो सकते हैं 5 प्राइम एंड से। यस सर। नीचे कौन सा फ्री है? 3 प्राइम एंड फ्री है, तो नीचे एक न्यूक्लियोटाइड आके अटैच हो सकता है। यस सर, हो जाएगा। इधर से 5 प्राइम एंड करेगा, इधर से 3 प्राइम एंड। इसको हम नाम दे देंगे 5 प्राइम एंड, और इसको क्या नाम दे देंगे? 3 प्राइम एंड। और हम ये जो दोनों चेन्स होती है ना DNA की, ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। अगर एक 5 3 है तो दूसरा 3 5 होगा, दूसरा 3 5 होगा, एक दूसरे के क्या होंगी? एंटी पैरेलल होगी। वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब देखो, बॉन्ड हमेशा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा किसके दरमियान बनेगा? बेस टू बेस के दरमियान बनेगा ना। यस सर। मैंने क्या कहा? ATGC के दरमियान बनेगा ना। अगर मैं यही न्यूक्लियोटाइड उठा के इस साइड पे ऐसे की ऐसे रख दूं तो इसकी बेस तो इस साइड पे आ गई है, बेस इसकी इस साइड पे आ गई है ना। क्या वो बॉन्ड बन पाएगा? चले मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। देखो, ये बच्चे देखना, ये मैंने लगा दिया बेस, ये मैंने हाइड्रोजन, ये मैंने H OH और यहाँ पे H, यहाँ पे CH2, यहाँ पे मैंने लगा दिया
ओ, यहाँ पे P, यहाँ पे मैंने OH, यहाँ पे OH डबल बॉन्ड O। ये भी 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड जा रहा है, ये भी 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड जा रहा है। यस बॉन्डिंग हमेशा डीएनए में किसके दरमियान होगी? बेसिस के दरमियान। क्या इधर बेसिस के दरमियान बॉन्डिंग हो सकती है? नहीं बेस पड़ी उस साइड पे है, कहाँ से वो बेचारा बॉन्डिंग करे? अब हम इसको क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की तरफ आएंगे। इसलिए हम कहते हैं ये दोनों चेन क्या होती है? एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं। अगर एक सीधी आ रही है, दूसरी उल्टी करके आ रही है, तो फिर बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। समझ आइए? आप क्लियर हुई है बात? इस वजह से एक चेन 5 प्राइम एंड और से 3 प्राइम एंड चलेगी, दूसरी चेन चलेगी 3 प्राइम एंड से लेके 5 प्राइम एंड तक। अब मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, इसे उल्टा कर दो ऐसे। यहाँ पे आप लगाओ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आप OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आप लगा दो, इस साइड पे क्या था? हाइड्रोजन था, यहाँ पे क्या था? CH2 था, यहाँ पे आप लगा दो O लगा दो, यहाँ पे P लगा दो, यहाँ पे आप OH लगा दो, नीचे OH लगा दो, डबल बॉन्ड O। कौन सा प्राइम एंड फ्री है? 3। यस सर और नीचे कौन सा है? 5 समझ आइए बात की? आगे अब दूसरा यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे आप लगा दो बेस, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा दो आप हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2, यहाँ पे OPOH, OH डबल बॉन्ड O। और फिर यहाँ पे आप करो तीसरे वाला, थर्ड वाला। यहाँ पे आप लगा दो बेस, यहाँ पे आप लगा दो हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे आप लगा दो OH, यहाँ पे लगा दो हाइड्रोजन, यहाँ पे आप लगा दो हाइड्रोजन CH2, यहाँ पे OPOH, OH डबल बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड बने यस सर बन गया। ये वाला, चले इधर से ईस्टर बॉन्ड बने, यस सर बन गया। इसका नीचे वाले के साथ बन जाएगा। अब बेसिस को मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे A लगा देता हूँ, ऐड नहीं, यहाँ पे T, यस सर ATGC मैंने कहा है। यस सर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ G और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं C। फिर मैं लगा देता हूँ, वैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे A, यहाँ पे T। AT के दरमियान कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? 2। कितने होंगे? 2। ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। GC के दरमियान कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? 3। कितने होंगे? 3। AT के दरमियान कितने होंगे? 2। ये कौन सा एंड फ्री पड़ा है? 3 प्राइम एंड। ये कौन सा एंड फ्री पड़ा है? DNA का स्ट्रक्चर बच्चे ऐसे होता है। समझ आई आप बात की? क्लियर हुआ है? एंटी पैरेलल चेन गई है या नहीं गई? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये DNA का स्ट्रक्चर ऐसे रहता है। मेरे ख्याल में आपकी बुक में ये स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ, ये बनाया हुआ है। बच्चे याद रखना अपने फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का, एस्टर बॉन्ड कैसे बन रहा है। अल्कोहल और एसिड का हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो एस्टर बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, पता चला है कि हम इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं, DNA क्यों कहते हैं। आप पता चल गया। DNA का क्या मतलब होगा यहाँ पे? DNA, DNA का मतलब डीऑक्सी। किसकी डीऑक्सी है? राइबो की। राइबोसी डीऑक्सी है ना। न्यूक्लिक एसिड का क्या मतलब है? न्यूक्लिक, न्यूक्लियस के अंदर नेचर कौन सी है? एसिडिक। इस वजह से क्या नाम दे देंगे? DNA, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। वाटसन एंड क्रिक क्या कहते हैं ये बताओ। अच्छा बच्चे, इसमें कुछ पॉइंट आपने खुद करने हैं। जैसे 1951 में ना पेज नंबर 32
एरविन चरगाफ ने ना बस कुछ की ना एडेनिन भाई कितनी पाई जाती है मैन में, गवानीन कितनी, थाइमेन कितनी, साइटोसिन कितनी, जस्ट परसेंटेज बताइए, इतनी परसेंट मैन में कितनी पाई जा रही है, शीप में कितनी पाई जाती है, वीट में कितनी पाई जा रही है, यीस्ट में कितनी पाई जा रही है, बस परसेंटेज बताई हुई है। ठीक है, ये आपने खुद करना है। उसके अलावा और आपने हाँ ये नीचे वाला टेबल भी आपने खुद करना है। टाइप ऑफ सेल, अमाउंट ऑफ डीएनए, न्यूक्लिक एसिड इन पिकोग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, ये टेबल मैं ड्रॉ नहीं करने वाला, ये इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अब बाकी तकरीबन मैंने आपको सारा बता दिया है। बाकी बचे ये एटीपी के, आपको मैंने आपको कहा था 3 फास्फेट उसने अटैच किया हुआ, मैंने एक किया हुआ, 2 आगे और अटैच कर दो ना, एडेनिन बेस, एडेनोसिन ट्राई फास्फेट होता है ना, एडेनोसिन बेस लगा दो आप। उसके बाद एडेनिन बेस, राइबोज उसने शुगर लगाई हुई है, उसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप 3 लगाए हुए हैं, बस वो एटीपी का स्ट्रक्चर बन गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी, उसने दिया हुआ है बड़े अजीब से यार, इन्होंने नाम पता नहीं दे के दिमाग ख़राब करते हैं। अच्छा, मोरेज विल्कन एंड रोजलैंड फ्रैंकलिन, इन्होंने ना एक टेक्निक यूज़ की थी, एक्स रेज रिफ्रैक्शन। हम बेसिकली किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर अगर हम फाइंड करें ना, हम उसके अंदर से रेज गुजारते हैं। आप देखो, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, मैं आपके एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे फिर अगर मैं इसमें से रेज पास करूँगा, यहाँ से रेज टकरा के किस एंगल पे वापस आ रही है, यहाँ से किस एंगल से टकरा के आ रही है, यहाँ से ज़्यादा आगे पेनिट्रेट कर रही है, यहाँ से किस एंगल से आ रही है, यहाँ से किस एंगल से आ रही है। तो हम बेसिकली वो एंगल्स देखते हैं। जब हम उन एंगल्स को कैलकुलेट करते हैं तो फिर हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो बेसिकली ये 2 साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या था, मोरेज विल्कन्स एंड रोजलैंड फ्रैंकलिन। ये क्या कर रहे थे, ये एक्स रेज की डिफ्रैक्शन से डीएनए के मॉडल को स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वाटसन और क्रिक भी बड़े तेज़ थे उस टाइम। वाटसन और क्रिक, उन्होंने उससे पहले ही मॉडल निकाल दिया, इससे पहले ही मॉडल निकाल दिया। किसने, वाटसन और क्रिक ने। अगर मैं बात करूं, इस वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ऐसे ना है, ये नाम देते हैं ना, ऑफ डीएनए, ये हम नाम देते हैं। क्यों, क्योंकि इसका मॉडल किसने पेश किया था, वाटसन ने और क्रिक ने। अब देखो, मैं ये डीएनए कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ऐसे डबल हेलिक्स होता है ना, एक दूसरे को ऐसे कॉइल होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डबल हेलिक्स होता है। एक स्टैंड ये जा रहा है, दूसरा स्टैंड ऐसे जा रहा है, व्रैप होते हैं उसके ऊपर ना। तो यहाँ से यहाँ तक ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हम नाम दे देंगे 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। क्या नाम दे देंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस होगा इतना। अब मैं अगर इसकी बात करूँ ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये क्या मैंने लिखी है, ये है बेसिस। क्या है, बेसिस। कितने बेस पेयर होंगे एक स्ट्रैंड डीएनए के, एक स्ट्रैंड में 10 बेस पेयर। 10 बेस पेयर होंगे ना, कितने बेस पेयर होंगे, 10 बेस पेयर हो ना, तो कितनी बेसिस होंगी, कितनी बेसिस होंगी बताओ, 20। हाँ 20 बेसिस होंगे इसमें। कितनी बेस पेयर थी, 3 4 5, 1 2 3 4 5
2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 4 और ये 5, इधर भी 5, इधर भी 5। कितनी बेस पेयर हैं? ये क्या होगा? 1 टर्न ऑफ डीएनए बच्चे, 1 टर्न ऑफ डीएनए होगा ये। कितनी बेस पेयर आ जाएंगी? 10 बेस पेयर। 10 बेस पेयर का मतलब कितनी? 20 बेसिस लिख लो, या फिर 20 न्यूक्लियोटाइड भी आप लिख सकते हो, ऐसे है ना। कितनी बेसिस हो जाएंगी? 20 बेसिस एक टर्न में, या कितनी फिर 10 बेस पेयर, या 20 बेसिस, या 20 न्यूक्लियोटाइड्स। अब इसका डिस्टेंस कितना होगा? 3.4 nm नैनोमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 3.4 नैनोमीटर। अब मैं इन दो बेस पेयर के दरमियान डिस्टेंस देखना चाहूँ, इन दो के दरमियान ये डिस्टेंस, ये कितना होगा? ये होगा 0.34 नैनोमीटर। 0.34 नैनोमीटर, या फिर आप 34 इसे एंगस्ट्रॉन में लिख सकते हो, या फिर इसको 3.4 एंगस्ट्रॉन में लिख सकते हो। समझ आइए बात की। जस्ट वाटसन और क्रिक यही कहते हैं कि ये 1 टन ऑफ डीएनए है। ये 1 टन कितनी बेस पेयर होंगी? 10 बेस पेयर होंगी, 20 बेसिस होंगी, इसका मतलब 20 न्यूक्लियोटाइड होंगे। कितना डिस्टेंस होगा? 3.4 नैनोमीटर होगा, या 34 एंगस्ट्रॉन होगा, या फिर 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉन होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? बस ये वाटसन और क्रिक मॉडल है। ठीक है बच्चे, इनसे रिलेटेड आज जो पढ़ा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन